हाय, वेलकम बैक। मैं हूं संदीप सिंह। ई इनवॉइसिंग को लेके काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो इस वीडियो को हमने क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में प्रिपेयर किया है, जिससे हम ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करेंगे। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ई इनवॉइसिंग के लिए आप क्लियर टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर टैक्स का फ्री डेमो अगर ई इनवॉइसिंग का चाहिए, या अगर आप किसी को रेफर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ई इनवॉइसिंग है क्या बेसिकली? तो ई इनवॉइसिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जो कि ई इनवॉइसिंग के लिए होता है। आप एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इनवॉइस को प्रिपेयर करते हैं, उसे यहाँ पर पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और ये जो पोर्टल पे अपलोड होता है यहाँ पर ये वेरीफाई होता है, और फिर आप इसकी साइंड कॉपी यानी कि डिजिटली साइंड कॉपी आप इसकी डाउनलोड करते हैं। और हर इनवॉइस का एक यूनिक आईआरएन नंबर जनरेट होता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट का ये पोर्टल है ई इनवॉइस का, कई सारे आईआरपी पोर्टल है, आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो और इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं सर्च में जाके कि जो ई इनवॉइस आपके पास है वो प्रॉपर ई इनवॉइस है कि नहीं है, यानी कि आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी ये जो पोर्टल होता है, हालांकि इसमें आप गवर्नमेंट ने एक एक्सेल फॉर्मेट आपको दे रखा है, आप हर बार उस एक्सेल फॉर्मेट में मैनुअली प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, आपको बल्क में बहुत सारे इनवॉइसेस बनाने, स्टोर करने। इसलिए क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि ये आपके सॉफ्टवेयर के साथ, अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो टैली के साथ ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है और आप डायरेक्टली वहीं से ई इनवॉइस बना सकते हैं। सो ई इनवॉइसिंग होता क्या है? ये सिर्फ B2B के लिए अप्लाई होता है, यानी कि जो B2C इनवॉइस होते हैं उनको इस पोर्टल पर डालने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ B2B इनवॉइसेस के लिए ही अप्लाई होता है। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो इनिशियली पहले 500 करोड़ के लिए था जिनका टर्नओवर 500 करोड़ था, फिर ये कहा गया जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है, फिर कहा गया कि 1 अप्रैल से उनके लिए अप्लाई होगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इस लिमिट को कम कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई इनवॉइसिंग के दायरे में आए, जिससे कि उनका जो इनवॉइस है वो रियल टाइम बेसिस पर बनेगा, वो बैक डेट पर इनवॉइस नहीं बना पाएंगे। ई इनवॉइस बनेगा तभी वो इनवॉइस वैलिड माना जाएगा, जिसके लिए आपको आईआरपी पोर्टल पे इनवॉइस को अपलोड करना पड़ता है। अब ये ई इनवॉइस है, ये एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। अभी तो क्या आप जैसे मर्जी इनवॉइस बना सकते हो, फिजिकली पेपर पे बना सकते हो, अपना डिजाइन करके आप बना सकते हो, लेकिन ये सबके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इनवॉइस बनेगा और इसे हम आईआरपी पोर्टल के थ्रू बना सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैंडेटरी आपको बतानी ही पड़ती है और कुछ चीज़ें ऑप्शनल होंगी। जैसे एचएसएन कोड आपको बताना पड़ेगा, रिसिपिएंट की डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, जीएसटी नंबर, और जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। सो व्हाट इज आईआरपी और ई इनवॉइस पोर्टल क्या करता है? ई इनवॉइस पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं और वो उस इनवॉइस को वैलिडेट करता है कि आपने वो इनवॉइस सही बनाया है कि नहीं बनाया है। और जब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि ये इनवॉइस सही तरीके से बना है, तो वो उस इनवॉइस को साइन कर देता है, और उस साइन करने के बाद वो टैक्स पेयर को रिटर्न कर देता है। तो उस इनवॉइस में एक आईआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, जिसे यहाँ पर पोर्टल पर जाके कोई भी पर्सन सर्च कर सकता है कि वो सही है या नहीं है, या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वो चेक कर सकता है। इसीलिए कोई फेक इनवॉइसेस नहीं बना पाएगा अगर वो ई इनवॉइसिंग के दायरे में आता है। सो व्हाट इज ई इनवॉइस रेफरेंस नंबर? तो ये बेसिकली यूनिक नंबर है। जितनी भी बार इनवॉइस बनेगा ये यूनिक नंबर होगा हर इनवॉइस का। तो इससे क्या होगा कि आप इनवॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आईआरएन नंबर डाल के कि ये इनवॉइस किसका था, कब इशू हुआ था, और सारी डिटेल्स वहां पर उसकी पता चल जाती है। सो इट इज़ अ हैश बेस्ड, जिसके 3 पैरामीटर्स पे होता है, जिसमें जीएसटी नंबर रोल प्ले करता है, इनवॉइस नंबर जो आपने डाला है, और फाइनेंशियल ईयर किस ईयर में बना है। इन सबको मिक्स करके ये आईआरएन नंबर यूनिक जनरेट होता है हर इनवॉइस का। तो कैसे हमें जनरेट करना है? द पर्सन जनरेटिंग एन ई इनवॉइस शुड बी रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पे तो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो जीएसटी पे तो रजिस्टर्ड होगा ही होगा। साथ ही ई वे बिल पे भी वो रजिस्टर्ड होगा अगर वो गुड्स की मूवमेंट करता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि गुड्स है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो भी इनवॉइस बनाना ज़रूरी है। कंडीशन ये है कि वो B2B होना चाहिए।
देयर शुड बी अ वैलिड डॉक्यूमेंट। तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए, या अगर आपकी सप्लाई कम हो रही है तो आपके पास क्रेडिट नोट होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है जिनके बेस पे आप ई इनवॉइस बना पाएंगे। अगर टैक्स पेयर ये बल्क में बना रहा है तो वो JSON फाइल का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर क्लियर टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसे आप अपने ERP यानी कि टैली के साथ, या जो भी बिजी आपका सॉफ्टवेयर है, तो या मार्ग आपका सॉफ्टवेयर है या क्विक बुक आपका, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके साथ आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो क्या क्या तरीके हैं यहाँ पर इनवॉइस को बनाने के। सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप क्लियर टैक्स को अपने टैली सॉफ्टवेयर के साथ। सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ERP इंटीग्रेशन थ्रू एन ASP GSP यानी कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर या GST सुविधा प्रोवाइडर के थ्रू भी कर सकते हैं, या जो ऑफलाइन टूल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने एक आपको एक्सेल का फॉर्मेट दे रखा है, आप जो मर्जी इनवॉइस बनाओ, आपको हर बार मैनुअली उस एक्सेल के फॉर्मेट में इनवॉइस को बनाना पड़ेगा। इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने टैली के साथ ही उसे इंटीग्रेट कर लें, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर अगर आपका कोई GST सुविधा प्रोवाइडर है तो आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो ये ई इनवॉइस बेसिकली इंट्रोड्यूस किया क्यों गया, इतना ये तामझाम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये बेसिकली ये इसलिए किया गया ताकि एक तो आपको रिटर्न फाइलिंग में चीज़ें आसान हो जाए, क्योंकि जब आप ई इनवॉइस बनाएंगे तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपके इनवॉइस की डिटेल है, तो वो आपके रिटर्न में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मिसमैच होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लोग फेक इनवॉइसेस नहीं बना पाएंगे। अब आपने ई इनवॉइस बना लिया, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, आपको ई वे बिल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई वे बिल भी आपको ऑटोमेटिकली वहां पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपने वहां पर अपने इनवॉइस की सारी डिटेल्स दी है। और ये रियल टाइम बेसिस पे होता है। आपका इनवॉइस तभी वैलिड है जब आप मतलब ई इनवॉइस के तौर पर उसे अपलोड करेंगे और वो वहां से वेरीफाई होके आ जाएगा, तो कोई भी पर्सन उसको सर्च कर सकता है और चेक कर सकता है कि भाई वो इनवॉइस जेन्युइन है कि नहीं है। सो क्या क्या टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं जो कि इनवॉइसिंग के अंदर कवर है? सो डॉक्यूमेंट्स कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग आर ओनली B2B इनवॉइसेस या B2B डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अगर RSIM वाले ट्रांजैक्शन है तो वो भी इसके अंदर कवर होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कवर होता है। सो ई इनवॉइसिंग में IRN नंबर जनरेट होना ज़रूरी है। बिना IRN के वो ई इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और IRN को अगर आप चाहें तो बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि पोर्टल पर आप अपलोड करेंगे और बल्क में आपका इनवॉइस बन जाएगा। जैसे अमेजॉन है, अब अमेजॉन हर बार थोड़ी ना मैनुअली इनवॉइस बनाता है, उसके पास तो इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, तो वो बल्क में IRN को जनरेट करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। कैन ई इनवॉइस अमेंड हो सकता है? हो सकता है हमने इनवॉइस बनाया लेकिन वो गलत बन गया, कुछ उसमें हमें चेंजेस करने हैं, तो ई इनवॉइसेस एक बार क्रिएट हो गया तो हम उसको अमेंड नहीं कर सकते। हाँ, कैंसिल कर सकते हैं। अगर उसमें हमें कुछ भी चेंज करना है तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा और फिर नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन हम कैंसिल कब कर सकते हैं? विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर ही हम उस ई इनवॉइस को कैंसिल कर पाएंगे, उसके बाद हम उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही स्क्रीन पर, जब आप चाहे बल्क में अगर आप इनवॉइस बना रहे हैं, तो आपको जो भी एरर्स आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर रिपोर्ट हो जाते हैं, और आप उसमें क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आप इनवॉइसिंग को ठीक कर पाए, तो वो इसलिए आपके लिए वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है। सो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपने इनवॉइस बनाया और वो इनवॉइस गलत बन गया, आप कैंसिल भी नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नया इनवॉइस बना दीजिए, अपनी बुक्स में ठीक कर दीजिए। आप नया इनवॉइस बना दीजिए, अपनी बुक्स में ठीक कर दीजिए, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जो गलत वाला इनवॉइस था उसे अपनी GST के रिटर्न में रिपोर्ट मत करिए। अगर GST अथॉरिटीज को डाउट होता है, हाँ, लेकिन जब आप नया ई इनवॉइस बनाएंगे तो सेम इनवॉइस नंबर तो होगा नहीं, तो आपको रिवाइज्ड इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और जब GST अथॉरिटीज को लगता है कि आपने इसमें कोई गलती करी है, मिसमैच हो रहा है, तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने ये मिस्टेक करी थी, आपने रिवाइज्ड इनवॉइस बना दिया। बट वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए बेटर ही है कि आप कोई गलती ही ना करें। सो इसलिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाती है। सो अगर आप
के लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है, लेकिन ई इनवॉइस नहीं बनाया तो क्या हो सकता है? सो 10,000 तक की पेनल्टी पर इनवॉइस पे या उस पर जो 100% टैक्स अमाउंट है, विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी हमारे ऊपर लग सकती है। और अगर ई इनवॉइस हमने गलत बनाया है तो 25,000 तक की पेनल्टी हमारे ऊपर लग सकती है। इसीलिए आपको ई इनवॉइस बनाते वक्त बहुत ध्यान से आपको ई इनवॉइस बनाना है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट का कोई चांस नहीं है और कैंसिल भी आप 24 आवर्स में ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और ई इनवॉइस को हर कोई पर्सन वैलिडेट कर सकता है, चेक कर सकता है, इसीलिए ई इनवॉइस बनाते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभी आईआरपी जो पोर्टल होता है, जो गवर्नमेंट का, जैसे ये पोर्टल है, आपने ई इनवॉइस बनाया, यहाँ पर आपका इनवॉइस 24 आवर्स तक ही दिखाएगा। 24 आवर्स के बाद वो यहाँ से हट जाता है, यानी कि ये स्टोर नहीं होता। लेकिन क्लियर टैक्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है, आपने कोई भी ई इनवॉइस बनाया है तो 8 ईयर्स तक आपका वो डेटा सेव रहता है, आपको पता रहेगा कि आपने किस डेट को क्या इनवॉइस बनाया था। लेकिन जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ पर ये सिर्फ 24 आवर्स तक ही आपका डेटा सेव रहता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आप उसे चेक करना है तो आप उसको सिर्फ जीएसटी की रिटर्न में ही चेक कर पाएंगे, आईआरपी के जो पोर्टल पे उस पर चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्लियर टैक्स में ये डेटा आपका 8 ईयर्स तक स्टोर रहता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। सो विल द आईआरपी रिटर्न द साइंड इनवॉइस पीडीएफ और मेल इट? सो IRP will only return the signed JSON to the JSON फाइल होती है, सिर्फ वही आती है हमारे पास। एंड IRP विल डू नॉट शेयरिंग PDF कॉपीज और मेलिंग ऑफ JSON, तो कोई भी वो मेल वगैरह नहीं आती है। PDF कॉपी ऑफ द इनवॉइस कैन बी जनरेटेड बाय द सप्लायर यूजिंग द QR कोड दैट द IRP रिटर्न्स। तो IRP जो QR कोड देता है उसको स्कैन करके वो PDF जनरेट कर सकते हैं, हालांकि वो JSON फाइल आपके पास आती है। सो बट क्लियर टैक्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अब यहाँ तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप अपने ई इनवॉइस को आप कस्टमाइज करना चाहते हो, उसे डिज़ाइन करना चाहते हो, अपने लेटर हेड पर बनाना चाहते हो, तो क्लियर टैक्स में आप अपने जो टेम्पलेट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपका ई इनवॉइस बहुत प्रोफेशनल लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है, विल नॉन टैक्स इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट्स बी सब्जेक्ट टू IRN जनरेशन? ओनली टैक्सेबल इनवॉइसेस। तो अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो उसके लिए ई इनवॉइस नहीं बनेगा, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए ई इनवॉइस नहीं बनेगा। सिर्फ जो टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्स इनवॉइस जब हम इशू करते हैं तभी ई इनवॉइस बनेगा। क्या डिलीवरी चालान के लिए भी बनेगा? नहीं, डिलीवरी चालान के लिए भी आपको इनवॉइस नहीं बनाना है। तो इनवॉइस GST एक्ट यानी कि CGST एक्ट के सेक्शन 31 के हिसाब से बनता है, तो आपको वो तभी बनाना है जब वो आपकी सप्लाई एक्चुअल में हो जाएगी। सिर्फ मूवमेंट हो रही है, यानी कि अभी सप्लाई नहीं हुई है, तो डिलीवरी चालान के बेसिस पर ये इनवॉइस नहीं बनेगा। जो ISD इनवॉइसेस होते हैं, जिसे हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस है वो A है, एक दूसरी ब्रांच है हमारी वो B है, तीसरी ब्रांच है C है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कुछ एक्चुअल में कुछ सप्लाई नहीं करता, लेकिन इन दोनों ब्रांच से इंडिविजुअल सप्लाई होती है। अब इन दोनों ब्रांचेस को लेट से ई इनवॉइस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, राइट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो भाई ये दोनों ब्रांच अलग अलग परचेस कर लें, या फिर हेड ऑफिस ने परचेस किया डायरेक्ट क्लियर टैक्स को कांटेक्ट करके और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, क्योंकि क्लियर टैक्स आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा जो कि हेड ऑफिस के लिए इनपुट टैक्स होगा। अब इस हेड ऑफिस कोई एक्चुअल में तो कुछ सप्लाई कर नहीं रहा, इसने जो वो बेनिफिट लिया है, जो इनपुट टैक्स क्लेम किया है, वो एक्चुअल में उसका बेनिफिट तो B को मिलना चाहिए और C को मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो इन्हीं के लिए सर्विस रिसीव करी गई है। एक्चुअल में GST के अंदर है तो ये सेम एंटिटी, बट GST के अंदर क्योंकि इनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, इन्हें डिफरेंट एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर हेड ऑफिस ने जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम किया है वो इन ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसलिए इस हेड ऑफिस को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ISD रजिस्ट्रेशन। सो ISD इनवॉइस हो या ISD क्रेडिट नोट्स हो, इनके ऊपर IRN अप्लाई नहीं होता, तो इनके लिए कोई IRN की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद एक अलग से कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो लार्ज बिजनेस जिनका 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, उनकी B2B और B2C ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो आर दे रिक्वायर्ड टू जनरेट द एंड प्रिंट QR कोड्स ऑन बोथ B2B एंड B2C इनवॉइसेस? सो आंसर इज
फॉर B2B इन्वॉइसेस तो IRP को यानी कि ई इन्वॉइस जनरेट करना पड़ेगा, QR कोड भी जनरेट करना पड़ेगा। और जो B2C ई इन्वॉइसेज है इनके लिए ई इन्वॉइस बनाना जरूरी नहीं है, इनके लिए IRP पोर्टल पे अपडेट करना इनको जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो ई इन्वॉइस बनेंगे इन पे QR कोड जरूर मेंशन होना चाहिए। तो QR कोड जरूर मेंशन होना चाहिए और इनके लिए ई इन्वॉइस अप्लाई अभी फिलहाल नहीं है। और ई इन्वॉइस के थ्रू ही जैसे हमने कहा कि हम ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो जो ई-वे बिल की डिटेल्स होती है पार्ट ए में तो इनवॉइस की डिटेल जाती है, पार्ट बी जो ई-वे बिल का होता है उसके अंदर व्हीकल की डिटेल जाती है, यानी कि या तो ट्रांसपोर्टर आईडी होगी या फिर आपका व्हीकल का नंबर होगा। तो ये भी हम ई इनवॉइस के जरिए ही कर सकते हैं। सो तो GST returns gets auto populated from the invoice. Just this data need to be verified again. हाँ, इनवॉइस आपने बनाया और वो GST रिटर्न में सेव हो जाएगा, वो सबमिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती है तो रिटर्न में आप उसको जरूर ठीक करेंगे। बेशक आपने इनवॉइस पहले बनाया, बाद में वो आपने रियलाइज हुआ कि आपको गलत हो गया लेकिन आप कैंसिल नहीं कर पाए क्योंकि 24 आवर से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो कोई बात नहीं, आपके GST के रिटर्न में आ रहा है। रिवाइज्ड इनवॉइस बनाइए तो वो भी आएगा और जो पहले वाला गलत वाला है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप उसे वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। सो अपनी GST रिटर्न में आपको उसे फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जिनके लिए ई इनवॉइस अप्लाई नहीं होता, लेकिन वो जब सप्लाई रिसीव करते हैं तो ऐसे पर्सन से रिसीव करते हैं जो ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कंप्लायंस पूरी करने की जरूरत नहीं है, आप उसे नॉर्मल केस में ही रिपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप खुद ई इनवॉइस नहीं चाहते लेकिन आपके नज़र में ऐसे कोई क्लाइंट्स हैं जिन्हें ई इनवॉइस की ज़रूरत है तो आप क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर उनको सजेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर, या आप कॉमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कॉमेंट बॉक्स में।